Welcome back. We were talking about the, let's say we were discussing Article 1, 2, 3, 4. In that context, हमारा Article, let's say 4, see, Article 4 के context में एक मिनट. We were supposed to discuss Article 4 heading लिखिए आप. Write on Article 4. ठीक है. Now, when you talk about Article 4, Article 4 के context में आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा clearly it is saying that Article 2 and Article 3, मैंने आपको बताया था ना that Article 2 जब भी यूज होगा तो भी 4 यूज होगा, Article 3 जब भी यूज होगा तो भी 4 आर्टिकल यूज होगा. So overall is it tells us the procedure. However, अब देखो मतलब लेट्स से इमेजिन अ प्लेस, जैसे इमेजिन एक कोई स्टेट बना दिया, नया स्टेट बना दिया, तो वो स्टेट में लेजिस्लेचर लगेगा आपको. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू वुड रिक्वायर दैट एक सेपरेट हाई कोर्ट भी होगा. ठीक है, हो सकता है ना भी हो, कोई और स्टेट का हाई कोर्ट भी वहाँ पे फंक्शन हो सकता है. जैसे गोवा में खुद का हाई कोर्ट नहीं है, बॉम्बे की बेंच है जो वहाँ बैठती है. हाउएवर माना जाता है कि जनरली द स्टेट में हैव इट्स ओन हाई कोर्ट. देन वी हैव ऑल इंडिया सर्विस भी वहाँ पे जाएगी. तो मतलब बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो व्हेन यू क्रिएट अ न्यू स्टेट वो अपने आप कॉन्सिक्वेंशियल इंसिडेंटल वो अपने आप ही होने लग जाते हैं, वो होने ज़रूरी ही है, वो ज़रूरी पड़ेंगे. ऐसा भी होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती है. मान लो एक स्टेट है, उसका आप एक स्टेट है मान लो ये, तो ये एक नया स्टेट बन गया. ठीक है, न्यू स्टेट है ये मान लो. तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी पे लोन्स होंगे जो स्टेट ने, जो यहाँ जब जब पूरा एक स्टेट होगा तो उसने अपना मान लो कैपिटल यहाँ थी पहले, और ये यहाँ के जो लोन्स हैं, ये जो लोन्स हैं, असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, ये सब इसके नाम पे होगी क्योंकि इन्होंने, ये सरकार तो सेम सरकार ने लिया होगा. मान लो पहले आंध्र प्रदेश था, सो सारे तेलंगाना तो बाद में आया, तो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आंध्र प्रदेश के होंगे, असेट्स लाइबिलिटीज जो आंध्र प्रदेश के होंगी. हाउएवर एक नया स्टेट बन गया तेलंगाना, तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज नीड्स टू बी शिफ्टेड, वो भी शिफ्ट होंगी असेट्स एंड लाइबिलिटीज. इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं शिफ्ट हो रहा है बट नाम तो चेंज होगा. अब तेलंगाना गवर्नमेंट उसके लिए एलिजिबल हो जाएगी वो पे करने के लिए एसेट लाइबिलिटीज, टैक्स, अगर इंटरेस्ट पे करना है, सब कुछ. तो इसी की वजह से ये जो पॉइंट है कि जो एरियाज हैं ये सारे, कि जो भी इंसिडेंटल, अब देखेंगे सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स, जो भी उस मैटर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, चाहे सप्लीमेंटल हो चाहे इंसिडेंटल हो, अगर वो चीज़ आ रही है तो दैट विल बी काउंटेड एज आर्टिकल 4 में वो मान लिया जाएगा. मतलब आपको उसके लिए सेपरेट लॉ पास करने की जरूरत नहीं है. तो कोई भी आप आर्टिकल 4 के थ्रू चेंजेस कर रहे हैं, मतलब 2 और 3 के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स अगर कोई आ जाता है तो वो भी मान लिया जाएगा कि ये नहीं, जरूर नहीं है आप हर चीज़ें मेंशन कर रहोगे एक सेपरेटली और एक अलग सा बिल बनाते रहोगे. आप मेंशन कर दोगे तो उसके लिए अब आपको सेपरेट लेजिस्लेचर के लिए अलग से लॉ पास नहीं करना. ऑल इंडिया सर्विस के लिए आप अलग से एक सेपरेट लॉ पास नहीं करेंगे, सब इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स में मान लिया जाएगा. दैट इज व्हाट इज आर्टिकल 4. आर्टिकल 4 पे जनरली जवाब सवाल आता नहीं है. हाँ, आर्टिकल 4 का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 नहीं होगा 2 और 3 के कॉन्टेक्स्ट में, उसलिए आपको आइडिया आना चाहिए. लिखिए आर्टिकल 4, laws made under Article 2 and 3, laws made under Article 2 and 3 to provide for amendment of, to provide for amendment of first and fourth schedule, first and fourth schedule. ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए सप्लीमेंटल कॉमा इंसिडेंटल, राइट इन द ब्रैकेट सप्लीमेंटल कॉमा इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स, सप्लीमेंटल कॉमा इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स. Next line,
the expression is wide enough, the expression is wide enough to include provisions relating to setting up of the legislative, executive and judicial organs of the state, ब्रैकेट में लिखिए assets and liabilities also, ब्रैकेट में लिख लीजिए assets and liabilities also, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे लिखिए the amendments under this part shall not be called or shall not come under Article 368. The amendments in that part shall not come under Article 368. ठीक है, देखो इस कॉन्टेक्स्ट में अब 2 and 3 ये खुद बोलता है कि 2 and 3 के थ्रू आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी, बेटा देखो ये पार्ट के लिए उसको देखो, पार्ट को आप ऐसा करो, आप इसको चेंज करो कि इस पार्ट की जगह लिख दो अफोरसेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, ठीक है। आप ऐसे कर लो, नो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 2 and 3 शैल कम अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पार्ट में क्या होगा 1 2 3 4 सभी इंक्लूड हो जाएंगे, ये थोड़ा 2 and 3 के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, एंड पर्टिकुलरली फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में। देखो आप, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हिसाब से वापस से मैं आपको बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 368 ये देखो 1 2 3 4, इस कॉन्टेक्स्ट में आप आर्टिकल 1 को चेंज कर रहे हो मान लो, तो 368 के अंडर ही होगा। 2 को चेंज कर रहे हो, 3 को चेंज कर रहे हो, 4 को चेंज कर रहे हो, तो 368 होगा। हाँ, बट आप 2 and 3 के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कोई ऐसे स्टेट बना रहे हो या नया स्टेट लेके आ रहे हो, सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल मैटर, तभी वो 368 में नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो आपने जो स्टेटमेंट लिखी है उसको वापस से क्रॉस चेक देखिए। अगर इंटरप्रिटेशन कोई अलग सी आपको दिख रही है कि आप शायद उसको इंटरप्रेट अलग से कर दें, तो आप ये लिख सकते हैं नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड। इसको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, चाहिए तो यही सब लिख लीजिए, नो सच लॉ एज अफोरसेड shall be deemed to be no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368, ठीक है। So this is how we do the this is how the topic of Article 1, 2, 3, 4 Union and its territory. The topic is over. ठीक है, now I'm looking at this question. Sir, till the time an acquired territory is not assimilated with India, will it be considered as territory of India under Article 1? बेटा देखो, acquired territory जो है वो territory of India में count हो जाएगी, acquired territory. However, वो थोड़ी लिखी जाएगी वो कहीं पे। देखो इसको वापस से देखते हैं। Let's look at this article. Basically, the states and the territories thereof shall be specified in the first schedule. ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में ये स्पेसिफाइड होती हैं स्टेट्स एंड टेरिटरीज, ठीक है। जो टेरिटरीज हैं वो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या काउंट करोगे आप, जो कि अक्वायर्ड टेरिटरी है, तो तीनों काउंट हो जाएंगी आपकी, स्टेट्स, यूटी एंड अदर टेरिटरीज। हाउएवर अक्वायर्ड टेरिटरी जो है वो टेरिटरीज में मेंशन होती है कि नहीं होती है। द अक्वायर्ड टेरिटरी मेंशन्ड
होगी कि नहीं होगी? देखो डेफिनेशन, इफ आई आस्क यू डेफिनेशंस जो हैं वो कौन से आर्टिकल में लिखी? आई आस्क यू मीन्स एनी वन ऑफ यू और द पीपल, बेसिकली संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन पे डेफिनेशंस कहाँ लिखी है? दैट इज एक्चुअली 366. लेट मी शो यू 366. ये देखिए आर्टिकल 366 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन. 366 मतलब कभी अगर देखो वो बात अलग है कि डेफिनेशन स्टेट की भी कहीं हो सकती है, कहीं कुछ. हाउएवर अगर डेफिनेशन जनरल है तो 366 में आता है. मतलब इसी में समझ में आता है सारी चीजें. अगर 366 को हम 30 को देखते हैं, इसमें 366 में अगर 30 को आप देखें तो इसमें लिखा होता है यूटी, यूनियन टेरिटरी मीन्स एनी यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. मतलब यूटी फर्स्ट शेड्यूल में लिखी होती है. एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी अदर टेरिटरी कंप्राइज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट नॉट स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल. And any other territory comprised within the territory of India but not specified in that schedule. कौन सा schedule में mention नहीं है? फर्स्ट schedule में mention नहीं है. तो फर्स्ट schedule में जो mention नहीं होगी, वैसे भी कोई अगर टेरिटरी है तो वो टेरिटरी जो होती हैं वो टेरिटरीज, ये कौन सी टेरिटरी की बात कर रहा है? ये बेसिकली एक्वायर्ड टेरिटरी की बात कर रहा है और कोई टेरिटरी नहीं आ रही है. ठीक है, तो उन सबको हम डील तो यूटी जैसा करते हैं. वी वुड डील इट as UT. However, acquired territory would come under Article 1. ठीक है, so at least acquired territory तो आएगी वो. ठीक है, एंड आपको 366/30 दिखा है, 366 क्लॉज 30, उसमें UT लिखा है. एंड acquired territory कैसे डील होगी? वो यूनियन टेरिटरी जैसे डील होती है वैसे. हाँ, आप असिमुलेट करके उसको स्टेट बना दो, यूटी बना दो प्रॉपर, कोई बात नहीं. हाउएवर टिल द टाइम यू डोंट मेक एनी चेंजेस टू इट, तब तक वो यूटी जैसा डील होती है. दैट इज व्हाट 366 क्लॉज 30 टेल्स अस. ठीक है, 366 आर्टिकल जो है डेफिनेशंस डील करता है वो. और क्या है? इफ इंडिया मेक्स सेटलमेंट इन आवर इंटरनेशनल बॉर्डर विद फॉरेन कंट्री, ठीक है, सेटलमेंट इन इंटरनेशनल बॉर्डर विद फॉरेन कंट्री, देन व्हाट विल बी देयर प्रोसीजर टू डू? इफ दैट फॉरेन कंट्री हैज अ फेडरल सिस्टम एंड द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द फॉरेन कंट्री इज अपोजिंग इन, देन आवर कंट्री सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर विद. देखो बेटा, वो फेडरल कंट्री है कि नहीं है दूसरी कंट्री, वो फर्क, वो मतलब द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आई हैव सीन दैट अगर कोई फॉरेन कंट्री के साथ हमारा कोई सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट है, दूसरी कंट्री फेडरल है, तो उससे देखो फेडरल है यूनिटरी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें है कि उससे सेटलमेंट कंट्री वाइज सेटलमेंट होता है. व्हाट दे हैव टू डू प्रोसीजर, वो उनका हेडेक होता है, उससे हमें कोई संबंध नहीं होता है. ठीक है, हाउएवर सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट वुड नॉट कम अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, पीओके एज अ कॉन्सेप्ट अगर देखें तो पीओके इज इंडिया टेरिटरी, इंडिया की ही टेरिटरी है वो. इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. हम प्रॉपर इवन एमएलए हम लोगों ने डेजिग्नेट किए हैं. हाँ, इलेक्शन नहीं कर रहे हैं हम, हाउएवर दैट्स इंडियन टेरिटरी. इफ यू टॉक अबाउट एमपीज भी डेजिग्नेट किए हुए हमने बस. और इवन इफ यू सी जेएंडके लेजिस्लेचर में कुछ सीट्स खाली छोड़ी जाएगी दैट एरिया के लिए, तो दैट इज आवर टेरिटरी. तो एज ऑफ नाउ, मतलब एज पर इंडिया देयर इज नो टेरिटरी विच इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. हमारी टेरिटरी है वो, सिंपल एज दैट. ठीक है, तो दूसरी कंट्री कैसे उसको डील करेगी वो उनका लुकआउट है, वो उनका लॉस है, वो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हो. और डिले हो रहा है तो डिले हो रहा है. डिप्लोमेसी तो तभी तो काम में आती है कि डिप्लोमेसी से और चीज़ें सॉल्व हो जाए. तभी तो बोलते हैं ना, व्हेन डिप्लोमेसी फेल्स देन वॉर हैपेंस. तो देयर कुड बी एनी रीजन, हाउएवर वॉर इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री. ठीक है, बिफोर बेटा गोइंग टू अदर साइड, लेट्स सी द क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. अगेन गलतियां नहीं होनी चाहिए. यू ऑल नीड टू गिव आंसर्स. अपने आप ही को आंसर्स देंगे आप, मतलब, एंड वील सी एग्जैक्टली क्या है आंसर, एंड यू विल सी कोई गलती तो नहीं हो रही है. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द पावर इन द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट? टू फॉर्म न्यू स्टेट. आर्टिकल 1, 2, 3, 4. कौन सा आर्टिकल होगा? तो आर्टिकल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. वापस शो करता हूं उसमें क्या लिखा होगा. 1 का तो कंफ्यूजन नहीं, 2 एंड 3 पे कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए.
that you'll get the idea. However, directly answer तो आ जाना चाहिए था. So which of the article of the Constitution of India vests the power in the Parliament to form new states? So यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन का बेसिक क्या है, टिल्ट Parliament to form new state. ठीक है. And if you see, Article 3 talks about formation. So the answer has to be answer Article 3. ठीक है. 2 नहीं होना चाहिए, इसका 3 होना चाहिए. Because 2 is admission or establishment, but 3 is formation. So that's why the answer Article 3. The states of Indian Union can be reorganized or their boundaries altered by the Union Parliament by a simple majority in the ordinary process of legislation, 2/3 majority of both the houses of the Parliament. 2/3 तो लगेगा ही नहीं, 2/3 again नहीं लगेगा, executive order of the Union government with the consent of the concerned state. तो क्या आएगा आंसर? देखो 2/3 तो स्पेशल मेजोरिटी होती है, तो बी सी तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है. ए डी आपके बचता है. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी नहीं है. यूनियन पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन. ए. By which constitutional amendment Sikkim became a full-fledged state in Indian Union? अगर आप देखेंगे 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एसोसिएट स्टेट बने थे, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडिया में ज्वाइन कर लिया, मतलब फुल फ्लेज स्टेट बने 36 से. पढ़िए इसको, ट्राई कीजिए. Which of the statement is correct? ठीक है. To form a new state, relevant bill can only be introduced in Lok Sabha. ये तो यहीं गलत हो जाएगा, ठीक है. Only be introduced लोक सभा में कैसे होगा? नहीं. Next is to form a new state, the relevant bill can only be introduced in राज्यसभा. No, ये भी गलत है, क्योंकि कोई भी हाउस में हो सकता है वो. तो ये ए एंड बी तो दोनों ही गलत है. नेक्स्ट इज टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. नहीं, ये भी गलत है. प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए. यस, आप यू मे थिंक ऑफ आर्टिकल 255. हाउएवर इफ यू सी कि डी ऑप्शन टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, द रेलेवेंट बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यही आंसर सही होगा. I told you 255 कुछ और टोन बात करता है. However, the Article 3 clearly talks about that the President recommendation is required. तो जो Constitution की प्रोविजन लिखे हुए हैं उसके हम एंटी नहीं जाएंगे, वो वैसे ही लिखा है तो उसको वैसे ही हम माना जाएगा. तो अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका राइट आएगा. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज क्वासी फेडरल, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनिटरी स्टेट. तो इसका आंसर आएगा यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. वैसे मेंस में आप चारों आप जस्टिफाई कर सकते हो. मेंस में आ सकता है इंडिया इज क्वासी फेडरल, फुल स्टॉप डिस्कस आ सकता है. इंडिया इज फेडरेशन ऑफ स्टेट, फुल स्टॉप डिस्कस. इंडिया इज अ यूनिटरी स्टेट, फुल स्टॉप डिस्कस. मेंस में आप चारों जस्टिफाई कर सकते हो. However, when the question is the Constitution of India describes, तो संविधान कैसे डिस्क्राइब करता है इंडिया को? संविधान तो बोलता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है. Which of the following is not possible by a law of Parliament under Article 3 of the Constitution? ठीक है. इनमें से कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है आर्टिकल 3 के थ्रू? Alteration of areas, formation of new state, admission of new state, none of the above. So admission of new states ये है जो नहीं कर सकते हम. ठीक है, हमने आज दिखा था. तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो जब भी वो क्लियर होगा तो दिस इज ऑल्सो क्लियर एट दैट टाइम इटसेल्फ. We have
Article 1 of the Indian Constitution describes India as a union of states rather than a federation of states. Next is, there was unanimity in the Constituent Assembly with regard to the name of the country. तो अगर देखेंगे आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट. यस, पहला स्टेटमेंट तो सही है. सेकंड देखेंगे अगर दोबारा से, अगर देयर वाज यूनानिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री, दिस इज रॉन्ग. यूनानिमिटी तो थी ही नहीं, देयर वाज नो यूनानिमिटी. यूनानिमिटी होती तो इंडिया दैट इज भारत कैसे आता नाम. ठीक है, तो लेट्स सी. कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इज, अच्छा स्टेट लेजिस्लेचर होगा ये, ठीक है. कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नेसेसरी बिफोर द पार्लियामेंट redistributes territory of the concerned state. Second is, the president's consent is necessary for introducing a bill on redistributing territory of any state in the parliament. Third is, the president must receive the state's opinion before recommending a bill on the alteration of the names of the state. ठीक है, तो आप देखेंगे, आई एम नॉट शोइंग यू द कोड, मतलब डोंट ट्राई टू डू, मतलब वैसे इन द एग्जाम यू विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑल्सो थ्रू, मतलब यू विल टेस्ट थ्रू रिडक्शनल मेथड. हाउएवर इन द करंटली यू शुड नॉट गो इनटू कि व्हाट आर द ऑप्शंस. नो, आपको अभी क्लियर होना चाहिए कि ये सही है कि ये गलत है कि ये सही है, दैट यू शुड बी श्योर. तो कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नेसेसरी. नहीं, कंसेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द पार्लियामेंट, द स्टेट में नॉट इवन गिव एनी, मतलब स्टेट में नॉट इवन गिव व्यू ही नहीं देंगे वो. तो ये तो पहला तो गलत हो गया. तो प्रेसिडेंट कंसेंट इज नेसेसरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल ऑन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी टू एनी स्टेट इन द पार्लियामेंट. सही बात है, ठीक है, ये सही है. द प्रेसिडेंट मस्ट रिसीव द स्टेट्स ओपिनियन, कोई जरूरत नहीं है, तो ओनली 2 ऑप्शन होगा कहीं पे. सही बात है, यही हो जाएगा. So we've had how many questions? 8 questions we've had. We'll keep on doing. मतलब इस टाइप के questions ना हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, so that you get the idea. Make sure एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपका. You cannot have the luxury of making कि एक ही तो गलत हुआ है. No, एक गलत क्यों हुआ, अगर हुआ तो we'll have to identify, because अगर हम let's say when we study for 4 hours or 2 hours and then we make एक एरर करते हैं, तो you can understand जब आप 1000 आवर पढ़ लोगे फिर तो और एरर के चांसेस हो सकते हैं. प्लस वॉट एवर स्टडीड यस्टरडे और टुडे, हाउ कैन वी मेक एरर इन दैट. वो नहीं, अलाउड नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. हैड इट बीन दैट इट्स बीन मंथ्स ऑल टुगेदर, यू हैव रेड अ टॉपिक एंड देन देयर वाज सम थोड़ा सा क्लियर नहीं था उस मोमेंट पे, याद नहीं आ रहा था, दैट्स अंडरस्टैंडेबल. देन विद रिवीजन यू विल बी एबल टू डू दैट. हाउएवर जब फ्रेश है तब भी नहीं है तो कुछ तो प्रॉब्लम है बेटा. एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम, यू स्पीक टू योर मेंटर्स, स्पीक टू देम, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, they'll guide you. बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे बेटा, ठीक है. Let me see. Sir, it is said that if the words of any article wants to change it, it can be done by according to Article 368. सही बात है. कोई संविधान में कोई आर्टिकल्स में अगर आपको बदली करना है कुछ या वर्ड चेंज करना है, 368 से ही होगा आपको. And if you want to amend any topic in context of Article 2 and 3, we can do it with the help of Article 4. नहीं बेटा देखो, आप समझो, आप आर्टिकल, ये एक फॉर्म, अगर आपको वर्ड हटाना है, ये आई एम सो सॉरी, यू वांट टू चेंज दिस टर्म फॉर्म, अगर आपको डिलीट करना है, आपको 368 ही लगेगा. आपको बी डिलीट करना है, 368 ही लगेगा. आपको ए लगेगा, 368 ही लगेगा आपको. However, इनकी पावर के थ्रू अगर आप कुछ बनाते हो तो स्केड्यूल में चेंज हो रहा है बेटा. स्केड्यूल में आप देखोगे फर्स्ट स्केड्यूल एंड फोर्थ स्केड्यूल में चेंज हो रहा है, कि इधर चेंज नहीं हो रहा. इधर अगर चेंज कर दोगे, आप न्यू वर्ड को हटा दो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 लगेगा ही लगेगा.
ठीक है. So in this context we've got that I'm so sorry. Now in terms of the article, आप सिंपल सा समझना है, संविधान में कोई भी वर्ड चेंज करोगे, कॉमा भी चेंज करोगे, यू विल रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368. हाउएवर आप उनकी पावर के थ्रू कुछ चेंज कर रहे हो, एंड इफ दैट आर्टिकल सेज दैट कोई बात नहीं, विदाउट 368 कर लो तो कर सकते हो विदाउट 368. तो ये मत सोच लेना कि 2 में कुछ चेंजेस कर लोगे तो भी 368 नहीं लगेगा. नहीं, 2 के थ्रू जो पावर आई है, 2 पावर देगा, 4 प्रोसीजर बताएगा, और ये बोलो 368 नहीं लगेगा. बट लेट्स सी इस्टैब्लिश को वर्ड को हटाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉमा को भी हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लग जाएगा बेटा. आई होप थिंग्स आर क्लियर. ठीक है, दैट्स हाउ वी हैव डन द आर्टिकल 1, 2, 3, 4, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. नाउ लेट्स पिक अप अनदर टेरिटरी और अनदर टॉपिक, टेरिटरी ऑल टुगेदर ऑफ द जुडिशरी. सो द हेडिंग इज जुडिशरी. ठीक है, आपका हेडिंग है जुडिशरी. Now, and whenever you pick up another topic, बेटा पेज चेंज कर लीजिएगा, मतलब keep you always pick up another page altogether because you may get more information in the earlier topic what we've done. So therefore, always leave some space. बहुत स्टूडेंट कॉपीज के साइड में भी जगह छोड़ते हैं, so that if they would like to add up, so they'll keep on adding up if some new thing comes up, because it's very much linked to the current affairs. So that's the reason you need to leave some space on the side also. देखो, टेक्स्ट से यू विल हैव टू मेमोराइज नॉट ऑल द स्टेट्स. हाउएवर एक सीक्वेंस देख लेना आप, कब कौन सा स्टेट बना. 1960 1960 वी हैड स्टेट्स, कि 63 में कोई बना, कि 66 में बना. गोवा पहले यूटी था, फिर इट बिकेम अ स्टेट. पहले अरुणाचल प्रदेश को कुछ और बोलते थे, देन फिर बाद में ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसमें ज़्यादातर स्टेट्स असम से आउट हुए हैं. They became a separate state. तो एवरी स्टेट का ईयर याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हाउएवर एक पता होना चाहिए ये पहले आया, ये बाद में आया हुआ है. उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तीनों में डेट्स को देख लेना आप. तीनों बने एक साल में, हाउएवर डेट्स आर डिफरेंट, तो इनको देख लेना कि पहले कौन सा बना है, बाद में कौन सा बना है. तेलंगाना यू नो कि लेटेस्ट सबसे न्यू स्टेट जो है तेलंगाना ही बना है. हाउएवर सबके डेट्स रटने नहीं है. हैव सम, मतलब कोई पॉइंट पकड़ लो, अच्छा कि ये आएगा तो आई वुड बी एबल टू मार्क इट. दैट इज व्हाट इट इज सपोज यू आर सपोज टू डू, वरना बहुत ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. हर चीज में ये मत सोचना अरे मैं इसको और अच्छी तरीके से याद कर लूंगा, सो देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. थिंग्स जहां भी जरूरत है आई वुड इन्फॉर्म यू. सो सी, पहले कौन सी स्टेट बनी थी, एटलीस्ट यू शुड हैव द आइडिया कि पहले महाराष्ट्र बना था कि हरियाणा बना था. एक थोड़ा एक सीक्वेंस देखो कि क्या कॉन्टेक्स्ट है वो, कि महाराष्ट्र नागालैंड पहले बना हुआ है कि हरियाणा पहले बना हुआ है. मतलब ये चीजें हैं. और जनरली एक साथ मल्टीपल स्टेट्स बनते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज. जैसे तेलंगाना अकेला ही बना है. तो ये रीजनलिज्म में यू विल हैव बेटर आइडिया रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एरिया. रीजनलिज्म पे ये सोशल इश्यूज का डोमेन है. सोशल इशू इज अ मेन्स टॉपिक, प्योरली पेपर 1 का टॉपिक है. पेपर 1 मतलब मेंस में, जीएस पेपर 1 को अगर हम बोलते हैं तो that is after, if you see the syllabus you will see the history and then you find social issue. उसमें regionalism proper मतलब there's a topic. So that domain of should a state be a smaller state or small, अगर है तो अच्छी बात है, state है कि नहीं, ये सब उस domain में जाएगा. ठीक है. Some area which is touching the polity side, I may be giving you the examples or maybe explaining you certain part of it. However, as a topic, secularism, regionalism, communalism would be separately discussed. ठीक है. हेडिंग इज जुडिशरी. ठीक है, एक और. सो सपोज पार्लियामेंट वांटेड टू असिमिलेट एंड एक्वायर्ड फॉरेन टेरिटरी एज यूटी. इन दिस केस विच आर्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद इन एंड व्हाई. बेटा अगर कोई फॉरेन टेरिटरी मतलब है, आपको देखो, अगर एक फॉरेन टेरिटरी है, एक्वायर्ड टेरिटरी है, उसको आपको यूटी में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भाई फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा. राइट, तो आर्टिकल 2 तो यूज करोगे, फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करोगे, उसको अलोकेशन ऑफ सीट्स दोगे. एमपी एमएलए की कोई मतलब एमपी चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जैसे दिल्ली हैज 7 एमपीज फॉर लोकसभा एंड वी आल्सो हैव 3 एमपीज फॉर राज्यसभा.
तो उनको कुछ हर यूटी को दोगे कि नहीं दोगे, दैट्स अ सेपरेट केस. नॉट एवरी यूटी में हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, हाउएवर यूटी में हैव रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा. तो कुछ तो सीट्स दोगे तो मींस 2 and 4 का यूज होगा. हाउएवर यू आर मेकिंग देम अ यूटी बना रहे तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता. हाउएवर आर्टिकल 2 तो यूज होगा. और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर आप देखो नेम को ऐड करना है आपको, बेटा यहाँ पे देखो ना, admission or establishment of new states. Parliament may by law admit and establish new state on such terms and condition as it thinks fit. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट तो ये स्टेट का जा रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस तो करने हैं, है तो ये स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में. हाउएवर हमें ये देखना है बेटा कि आपको फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज मेंशन होगी, टेरिटरीज में यूटी आती है, तो आपको फर्स्ट शेड्यूल में तो चेंजेस करने पड़ेंगे आपको. ठीक है, तो वेरिएशन तो आएगा इसमें. हाउएवर अगर आप उसको मान लो इंडिया में एक्वायर नहीं करते, इंडिया में असिमुलेट नहीं करते हो, तो आपका आर्टिकल सीधा मतलब कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी असिमुलेट करने के लिए. ठीक है. नाउ द हेडिंग इज जुडिशरी. नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशरी वी हैव द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स, जो हमारे पास लोअर कोर्ट्स होते हैं. एग्जाम के लिए we are supposed to do Supreme Court. टेक्स्ट में हाई कोर्ट भी दिया होगा एंड लोअर कोर्ट्स भी दिए होंगे. हाउएवर हम लोग मेनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे. वेरेवर हाई कोर्ट इज डिफरेंट, आई विल एक्सप्लेन यू देन एंड देयर इटसेल्फ. हम वो साथ ही साथ कर लेंगे. सो दो इन द टेक्स्ट यू विल हैव सेपरेटली द सुप्रीम कोर्ट, सेपरेटली द हाई कोर्ट, सेपरेटली द लोअर कोर्ट्स. हाउएवर फॉर द एग्जाम we are going to do only the Supreme Court. However, मतलब mainly, but wherever High Court is different, वहीं पे लिख लेंगे हम. So we are going to do both the Supreme Court and High Court together only. So it's not that we are not touching High Court, we are doing everything of High Court, however with Supreme Court. So साथ में दोनों चलेंगे. Lower courts are basically factual in nature, no concept is there, and at the same time we don't find questions in the exams also. That does not mean that you will not touch the lower courts. आप lower courts को करेंगे खुद से. You have any problem, you give me a call, we'll speak. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट जो है वो है आर्टिकल 124 to 147. ठीक है, 124 to 147 के कॉन्टेक्स्ट में आएगा वो. नाउ 124 to 147 ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का डोमेन है. 124 to 147. In terms of these articles, there would be 2-3 articles which we may not do because वो शायद एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा. But I would like you to check it. आपको देखना पड़ेगा, वो जरूरी है. Because I don't want you to jump any article just because I am jumping. I want you to look at the original constitution. Original means अभी जो currently चल रहा होगा. Original मतलब जो अभी context वो देखना जरूरी है आपको. Terms, I want you to see, look at the terms exactly कि कैसे यूज किया गया है. However, समझने के लिए तो क्लास में हम समझेंगे सारी चीजें. ठीक है. In terms of Supreme Court, the Article 124 would take the maximum time. 124 में ज्यादा डिस्कशन होगा. Almost शायद पूरी क्लास ही चली जाए 124 के डिस्कशन पे. However, not all articles would take so much of time. कुछ आर्टिकल मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे. जैसे इफ यू लुक एट 126, 127, 128 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे. 129 वुड टेक मोर टाइम. 130 कुछ है ही नहीं, ऑल बिल्कुल अभी हो जाएगा. 131 वुड टेक सम टाइम. 32, 33, 34 फ्यू मिनट्स. 35, 36, 37, 38, 39, 40 टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा. 141 comparatively more time, comparatively. However, small topic. 142 also a decent topic, मतलब decent discussion. 143 purely should be there for PT. However, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट लग सकता है. तो मतलब ऐसे कोई आर्टिकल्स होते हैं जिसमें ज़्यादा डोमेन लगता है, ज़्यादा डिस्कशन. द मोर द डिस्कशन इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंस इज मोर. दे 129 129 is a bigger topic and I'll tell you also उसमें कि क्या क्या issues हैं. After these articles discussion, then we are going to pick up the totally mains का domain जो अलग अलग एंगल से put in हो सकता है. That is judicial review, that is judicial activism, judicial overreach. मतलब ये domain उसमें आएंगे. So in terms of judiciary,
इट शुड टेक यू मे बी मतलब 2 दिन और कम से कम लगने चाहिए, मिनिमम वी शुड टेक अराउंड 2 more days. सो मतलब कंसिडरिंग 4 hours क्लास एंड सो मतलब थर्ड डे इटसेल्फ इट शुड बी वो क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा जुडिशरी वाला डोमेन लॉजिकली। तो बाकी तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस आल्सो। नाउ वी वुड सी कि किस हिसाब से हम करेंगे। तो पहले हम कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है। आप हेडिंग में लिखिएगा 124 to 147, ठीक है। मेन सुप्रीम कोर्ट सॉरी जुडिशरी है, उसमें लिखिए 124 to 147, सामने लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के आर्टिकल जहां जहां जरूरी होंगे आई वुड मेंशन इट दैट ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल हाई कोर्ट का ये है। जहां नहीं होगा मेंशन तो सी यू डोंट हैव टू लुक एट दोज, मतलब यू डोंट हैव टू मेमोराइज दोज आर्टिकल्स, बट यू विल हैव टू लुक एट दोज आर्टिकल, बट मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि ये आर्टिकल है। जहां मेंशन किया है मैंने आर्टिकल, वो आर्टिकल के साथ मेमोराइज करना है आपको, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज सी सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एज अ सेंटिनल। सेंटिनल मतलब होता है दैट सेंटिनल इज टू स्टैंड एज अ गार्ड। तो सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ, जैसे सेंटिनल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई बोलेंगे तो सेंटिनल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली आ जाएगा भाई, स्टैंडिंग एज अ गार्ड, मतलब स्टैंडिंग एज अ गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और जुडिशरी बोल सकते हो आप। इफ यू से सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इफ यू से, सो दैट्स एक्चुअली असम राइफल्स। सो लाइकवाइज द सुप्रीम कोर्ट or the judiciary is the sentinel of the constitution. Now if you look at the supreme court, तो supreme court के कुछ factual information है, वो मैं आपको dictate भी करूंगा, but अभी आप सिर्फ सुनिए कि supreme court आया कब। कहीं कहीं पे बोला जाता है 26 जनवरी, कहीं पे बोला जाता है 28 जनवरी 1950। That's how. There are two different dates. Certain books would show you 26 January 1950. Few books may show you 28th January 1950. Now there was confusion as many books had different dates. So I looked at the original records of the Supreme Court, and Supreme Court used both these dates. So we would write that when Supreme Court came into being, when it was inaugurated, ठीक है, तो came into being or it was inaugurated, उसके हिसाब से you will change your answer. Also, इसको अभी मत लिखिएगा, I'll dictate you, तब लिखिएगा। ये होता है puny. This is called as puny. Puny मतलब the CJI, remove CJI and other judges जो होंगे वो puny होंगे। Example है जैसे currently we have got 1 CJI and 33 puny judges, बोलते हैं ना 33 plus 1, so you will have, ये puny बोलेंगे, इनको puny बोला जाता है, मतलब CJI को छोड़ के बाकी judges जो होंगे। So if the term is used puny, clearly just remove CJI, बाकी जो judges हैं वो puny होंगे। Now here we see at least, चाहे हम कुछ भी कर ले, 1950 में that is when the Supreme Court came into being. Supreme Court of India came into being in 1950, right? मतलब before this, if we look at मतलब 1947 to 1950, did we have any court? Yes, we had a court, that is Federal Court of India. तो फेडरल कोर्ट जो था 1935 एक्ट के थ्रू आया था, इट कंटिन्यूड एंड फाइनली उसको रिप्लेस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। मतलब बिफोर ऑल्सो इट वॉज देयर, इट वॉज फंक्शनिंग बिफोर। मतलब सुप्रीम कोर्ट है 50 में, बट डोंट थिंक कि पहले क्या होता था, पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था ना। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया आपको बताया एक्ट के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आया। Now generally as you keep on following the news also, you see Supreme Court एक बड़ा सा डोम होता है and you have the advocate standing in front of it and then speaking or giving interviews, right? So originally that was not the building of Supreme Court. Supreme Court started functioning from the Parliament. मतलब why am I telling you this? Because separation of powers है legislature, executive, judiciary में। अगर कभी सवाल आए कि भाई पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट तो पार्लियामेंट में बैठता था, तो लगेगा नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सुप्रीम कोर्ट, व्हाई वुड सुप्रीम कोर्ट सिट इन द पार्लियामेंट? तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट सैट इन द पार्लियामेंट फॉर ऑलमोस्ट 8 odd years। इतने साल बैठा रहा वहीं पे, उसके बाद शिफ्ट किया। वहां क्यों बैठा था? बिकॉज पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वहां बैठते थे, फिर ये वहां पे चले गए, वहीं पे। मतलब ये क्या, जब आए 1950 में 50 से 58 तक वहीं पे बैठे रहिए,
ठीक है। ऑल्सो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारे पास टोटल जैसे अभी 33+1 है, तब 7+1 थे, 7 प्यूनी जजेस थे और 1 CGI थे, टोटल 8 जजेस होते थे हमारे पास, ठीक है। ऐसा करो, लिखो आप, लिखो लिखो, राइट डाउन। जुडिशरी इज द judiciary is a watchtower above all the big structures of the other limbs of the state from which it keeps a watch like a sentinel, sentinel, sentinel. Next line, Supreme Court of India came into existence on 26th January 1950, and functioned from the Parliament's House in the starting. ठीक है। Next line, it succeeded the Federal Court of India. It succeeded the Federal Court of India, which was established under the Government of India Act, 1935. Full stop. Continue. On the 28th January 1950, the Supreme Court came into being, BEING, came into being. ब्रैकेट में लिखिए was inaugurated. ठीक है। तो ये तो एटलीस्ट चीजें क्लियर हुई कि 26 के लिए डे, मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट डिफरेंट डेट्स, कभी 26 होगा, कहीं 28 होगा। हाउएवर यू विल सी व्हाट द टर्म इज यूज्ड। देखो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो दिल्ली में तो है, हाउएवर the seat of Supreme Court could be there throughout the country. अलग अलग जगह पे सीट्स हो सकती है। Now think, should the seat of Supreme Court be in different parts of the country? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? And the answer has to be होनी चाहिए Supreme Court की seats. Why? Because assume आप notice कर रहे हो, try to think it's in Delhi, and somebody from Kanyakumari or somebody from, let's say, Kerala, Tamil Nadu, or even down the south would take so many days to travel to Delhi and then go back. Don't assume that people can fly. Not everybody can afford a flight ticket, and justice can't be expensive, right? So assuming एक person 3 दिन आने में लगेगा ट्रेन से, 3 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन तो लग गया उसके, तो and plus 1 day in the court, so 7 days. Assume somebody from, let's say, मिजोरम से कोई आ रहा है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ये फीचर्स ऑफ दैट देयर कुड बी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रोविजन क्या है, दैट इट वुड बी डिसाइडेड बाय द CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इफ ही डज नॉट
agree to it. If he does not initiate it, नहीं होगा. मतलब yes, previous consent of the president तो लगेगा ही लगेगा, because that's there with the checks for the checks and balance. However, the Article 130 says that CJI डिसाइड करेंगे. तो ये बहुत मतलब चेक्स एंड बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है कि जरूरत पड़ेगी. बट ऑटोनोमी भी देखो ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनोमी मेंटेन रहती है. सुप्रीम कोर्ट लाइक टू हैव अनदर मे बी सीट, देन वो कर सकते हैं. हाउएवर यस, कंसेंट तो लगेगा. नाउ द पॉइंट इज, पीपल समटाइम फील दैट इससे सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू डाउन हो जाएगी. नहीं, कोई ऐसा नहीं है. देखो, जस्ट सुप्रीम कोर्ट का काम है जस्टिस देना. I'm saying that I'm not saying कि मद्रास में हो गया, हैदराबाद मतलब चेन्नई में हो कि हैदराबाद में हो या कहाँ हो उसकी सीट. They would look at the seat क्या करेगी. आप इमेजिन करो इंडिया को मतलब जैसे 4-5 टेरिटरी में डिवाइड करो आप. I'm not saying आंसर में जरूरत है, but I'm just saying सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स जो होंगे, वो जो मैटर्स हैं वो वहीं पे मतलब बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर देगी वहीं पे. जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो दिल्ली आ जाएंगे. तो मतलब दिल्ली वुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, एक केस जो है नॉर्मल केस वो एक जज सुन सकता है. पहले मिनिमम 2 जजेस वर रिक्वायर्ड. नाउ ओनली 1 जज कैन ऑल्सो लिसन टू अ केस. अब क्या है कि एक जज को हो गया तो सिंगल बेंच जज भी होती है, 2 जज बेंच भी होती है. जनरली आई डोंट प्रेफर 2 जज. आई मतलब होगा क्या उससे फर्क. However, क्योंकि क्या होगा, स्प्लिट हो सकता है. स्प्लिट हो जाएगा ना कि एक जज ने कुछ बोला, एक जज ने कुछ बोला. कम से मतलब आप इवन में मत रख के ऑड में रख लो नंबर्स. We've had good judgments of the high courts also जहाँ पे स्प्लिट हो गया है तो आधा मतलब फंस गया है. फिर 3 जज बेंच मिनिमम होगी if the punishment which they are dealing with is related to capital punishment. तो वो 3 जज बेंच होती है मिनिमम. 5 जज बेंच होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं. ठीक है, तो कम से कम 5 जज होंगे. कभी कभी लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. दैट मीन्स 5 जजेस. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि 5 से ज्यादा भी हो. 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. हाउएवर मिनिमम 5 होंगे. तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेंगे, और हर केस पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनती है. इट इज अ मैटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डीलिंग विद द इश्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है, देन वील हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. दैट हैज टू बी मिनिमम 5 जज बेंच. ठीक है, लिखिए नेक्स्ट लाइन पे, राइट ऑन. द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली. द सुप्रीम कोर्ट shall sit in Delhi or in such other place or places, or in such other place or places as the CJI, as the Chief Justice of India. Underline कर लो CJI को. As the CJI, as the Chief Justice of India may with the approval of the president. ब्रैकेट में लिख लो आर्टिकल 130. राइट ऑन द ब्रैकेट आर्टिकल 130. ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग. आर्टिकल 130 मेंशन कर देता है कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है क्या. तो आर्टिकल 130 ऑलरेडी अभी डिस्कस हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, मतलब एक अलग सा आर्टिकल लिखिए. आर्टिकल 124 क्लॉज 1. आर्टिकल 124 क्लॉज 1. सामने लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट. स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट. राइट डाउन. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950. The original constitution of 1950 envisaged a Supreme Court with a Chief Justice and seven puny
judges, 7 puny judges. Next line, it left it to the parliament. It left it to the parliament. Underline कर लो parliament को. It left it to the parliament to increase this number. To increase this number. Next line. In the early years, comma, all the judges of Supreme Court sat together to hear the cases presented before them. तो पहले क्या होता था, ये सारे 8 साथ में बैठते थे. बाद में जब केस बनता गया बढ़ता गया केसेस, तो और नंबर्स भी बढ़ते गए, तो बेंचेस फिर बनने लग गई थी. हाउएवर बाद में 2 जज मिनिमम बेंच कर दी थी. फिर अब तो 1 जज भी बैठ जाते हैं. और केस की इंपॉर्टेंस के बाद नंबर्स बढ़ते रहते हैं. ठीक है. तो 124 क्लॉज 1 क्या बात करता है? स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है. तो सवाल आएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ मेंशन्ड है? वो 124 क्लॉज 1. देखो 124 आर्टिकल को हम क्लॉज वाइज करेंगे, क्योंकि क्लॉज 1, क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत क्लॉज है इसमें. जस्ट बिकॉज इट हैज मेनी क्लॉज, दैट्स द रीजन वी आर नॉट डिस्कसिंग. दैट्स द रीजन वी आर डिस्कसिंग. ऐसा नहीं है कुछ. इसमें क्लॉज में कुछ एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं. ठीक है. However, all the articles is particularly from judiciary and not even the other areas. हम लोग ऐसा नहीं है कि डेप्थ में जाएंगे उसके क्लॉज वाइज. एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट तक जितना जरूरी होगा वी लुक इनटू दैट. However, यहाँ पे जरूरी है क्लॉज वाइज. सो 124 क्लॉज 1 हमने देख लिया. नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, मतलब 1-2 लाइन के गैप कर लिखिए. आर्टिकल 124 क्लॉज 2. 124 क्लॉज 2 लिखिए. Appointment of judges. ठीक है. Appointment of judges. So in terms of appointment of judges, ब्रैकेट में तो लिख लो एक तो president मतलब who appoints the Supreme Court judges? President. Again ब्रैकेट में एक और लिख लो for High Court also. ठीक है. High Court also. तो उससे क्या होगा कि क्लियरली पता लग गया हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. इट इज द प्रेसिडेंट. सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, हाई कोर्ट के भी जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. ठीक है. रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ही करता है, हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूवल प्रेसिडेंट ही करते हैं. ओथ भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट दिलाते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को ओथ गवर्नर दिलाते हैं. यहाँ पे फर्क आएगा, बट वो हम नेक्स्ट में लिखेंगे हम थोड़ा सा. However, you get the idea, not necessarily same picture goes on. ठीक है. We would see now when article 124 clause 2 में थोड़ा सा बड़ा डिस्कशन, और सबसे बड़ा डिस्कशन इसी में ही है. ओवरऑल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ही इसी ऊपर है. ये न्यूज में आता रहेगा रेगुलरली, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन इजीली. होगा नहीं है. एग्जीक्यूटिव्स चाहते हैं कुछ, जुडिशरी कुछ और चाहती है. वील हैव टू सी एग्जैक्टली संविधान क्या बोलता है. ठीक है. दैट इज व्हाट वील हैव टू लुक इनटू, बिकॉज इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कोई ना जुडिशरी सुप्रीम है ना ये है पार्लियामेंट सुप्रीम है. सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन है. हाउएवर लॉ क्या है ये सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा. तो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जुडिशियल सुप्रीमेसी अपने आप आ जाती है. हाउएवर वील सी. इन टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट अब क्या है, थोड़ा सा बड़ा डोमेन आएगा, तो पहले सुनेंगे उसके बाद लिखेंगे. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर है, आप देखो प्रेसिडेंट साहब हैं यहाँ पे. पहले आपको क्या लेके आना है, यू वांट टू अपॉइंट द सीजेआई. पहले सीजेआई चाहिए. तो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई द प्रेसिडेंट वुड कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस.
प्रेजेंट कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एज ही डीम नेसेसरी। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ संविधान में कैसा लिखा है, हाउ इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट हाउ इट इज हैपनिंग नाउ। ठीक है, हाउ इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। So, President speaks to the Supreme Court judges and the High Court judges as he deems necessary. It means कोई numbers नहीं दिए हुए हैं कि 2 हैं, 4 हैं, 5 है, 50 है, किससे, नो, वो बात करेंगे उनसे। ठीक है, तो आपके पास कौन मिल गया, यू गेट द CJI। ठीक है, नाउ CJI मिल गया आपको। नाउ द वी वांट टू हैव अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, मतलब उनका भी अपॉइंट करना है। तो द प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट, हैज टू मतलब ये मैंडेटरी है, ही हैज टू कंसल्ट द CJI एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एज ही डीम नेसेसरी। मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि व्हेन CJI इज बीइंग अपॉइंटेड, सुप्रीम प्रेसिडेंट वुड स्पीक टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एज ही डीम नेसेसरी। However, when the CJI is there, CJI अपॉइंट हो चुके हैं, अब for the appointment of other Supreme Court judges, President has to consult the Supreme Court has to consult the CJI. However, he may also consult Supreme Court and High Court judges as he deem necessary. उनकी अपनी मर्जी है, वो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। तो पॉइंट क्या हो गया कि कुछ चीजों में कंपलसरी है हमारा, कुछ चीजें भाई, कुछ चीजों में हमारा क्या है कि भाई ऑप्शनल हो गया। तो CJI से कंसल्टेशन मैंडेटरी है। अब देखो होता क्या था बेसिकली, देखो ये है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है। नाउ क्या हुआ, ओरिजिनली एज पर कन्वेंशन सबसे सीनियर जो जज होते थे, दे वर मेड द CJI सीनियर। नाउ सीनियर डोंट थिंक एज में, इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे मान लो आप 21 years के हैं एंड 21 में यू गेट सिलेक्टेड इन 2023, दैट विल बी अ ग्रेट डे। हाउएवर आफ्टर मे बी 2028 या 2024 अ पर्सन हु इज 32 years गेट्स सिलेक्टेड, तो एज में तो आपके सीनियर है। हाउएवर ही वुड स्टिल बी योर जूनियर बिकॉज अपॉइंटमेंट तो उनका सिलेक्शन तो लेट हुआ है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जब मैं बोल रहा हूँ सीनियोरिटी मतलब उनका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो 65 years है, ठीक है। 62 इज हाई कोर्ट जजेस एंड 65 इज सुप्रीम कोर्ट जजेस का। यूएस के सुप्रीम कोर्ट जजेस की कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, मतलब आइदर दे रिजाइन और टिल डेथ। इसलिए वी कंसिडर दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस देयर एक्सपीरियंस इज मच मोर, उनका बहुत वाइड एम्बिट होता है, बहुत ज्यादा एम्बिट होता है, बिकॉज यस दे हैव गॉट टू मच ऑफ एक्सपीरियंस। नाउ इसलिए बात होती है इसको भी 70 कर देना चाहिए। हाउएवर इट्स 65 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज 62। तो इमेजिन एक जज है जो 58 में गेट सिलेक्ट हो गए अभी 2023 में, एंड अगले साल somebody 63 पे सिलेक्ट होता है 2024 में, अपॉइंट होता है, मतलब सिलेक्शन है अपॉइंट। तो लॉजिकली तो ये एज में सीनियर है, बट ये ही सीनियर माने जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था पोस्ट मतलब इंडिपेंडेंस के बाद कि ये एक कन्वेंशन चलता था सीनियरिटी, ये रूल नहीं था, दिस वाज अ कन्वेंशन एंड आई हैव टोल्ड यू व्हेनेवर देयर इज अ कन्वेंशन आप उसको सेपरेटली दिमाग में रखेंगे। नाउ दिस वाज अ कन्वेंशन। However, the 1950s लॉ कमीशन जो है, यहां पे लॉ कमीशन बोलते हैं सीनियरिटी शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया टू मेक somebody as CJI. Just because somebody has got more experience does not means he is a good administrator. Experience अच्छा है जरूरी थोड़ी कि एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे होंगे। आप देख लो, कहीं भी देख लो, let's say if you think about or if let's say if I give you the example of cricket, not necessarily the senior most player would be made the captain. You may have a junior person and who could still be made the captain. Junior को भी captain बना सकते हो आप, and we've seen that junior generally captain रहते हैं, senior नहीं होते हैं, because let's say Tendulkar was a not good captain. He was a great player, however was क्या कहते हैं captainship उनकी ज्यादा अच्छी नहीं रही है। तो पॉइंट क्या होता है कि लॉ कमीशन से सीनियरिटी शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया, मेरिट एंड एबिलिटी भी देखनी चाहिए। However, this seniority rule continue, मतलब रूल क्या है, कन्वेंशन था चलता रहा। But in 1973
Justice A.N. Ray, who was fourth in the hierarchy, उनको CJI बना दिया गया. So there was a huge uproar. However, the government gave the argument of 1950s that he is a better administrator, and Law Commission had recommended that the person needs to be an able and experienced, not only an able and experienced judge, but also a competent administrator. Therefore, we feel A.N. Ray is good. However, reality अगर देखें, देखो allegation से है, you can't say because it's not written कि यही reason था. However, when we find that 1973 में केशवानंद भारती केस जजमेंट हैड कम. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो तीनों टॉप मोस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट दी हुई थी. जो जजमेंट आई थी ऐसा नहीं था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनकी जजमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट पड़ रही थी. तो दे वर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे वर अगेंस्ट द जजमेंट. मतलब जो रूल्स थे या जो चीजें की जा रही थी. एंड ही हैड गिवन जजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, जो ये बोला जाता है. एंड इट हैपेंड इन द सेम ईयर, 73 में ही हुआ ये. तो ये माना जाता है जनरली A.N. Ray was made the CJI only because of this reason. However, who knows, maybe that there could be a possibility that he genuinely was a good, able and experienced judge. वो ज़्यादा अच्छे जज थे administrator wise, but allegations तो लगती हैं, right? Then seniority आई, उसके बाद फिर Justice Beg अगेन वापस से बना दिए गए. ही लेट्स से सीनियर जज, मतलब ही वाज मेड CJI बाय पासिंग जस्टिस खन्ना. जस्टिस खन्ना थे, उनको बनना चाहिए था CJI, बट ही वाज मेड. दोनों ही टाइम पे जो सीनियर जज थे दे हैड प्रोटेस्टेड एंड दे रिजाइंड. इसमें टॉप 3 जो जजेस थे दे रिजाइन इन प्रोटेस्ट, एंड जस्टिस खन्ना ऑल्सो इनमें रिजाइन किया. सेम यहाँ पे भी देखा गया है. जस्टिस खन्ना की जजमेंट्स थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एंड जस्टिस बेग की जजमेंट्स इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट जाती थी. तो आपने क्या देखा, द अपॉइंटमेंट के जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दिया हुआ है, एंड प्रोसीजर कुछ हम फॉलो कर रहे हैं. अभी तक वी हैव नॉट सीन दी जजेस केस, फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड जज, फोर्थ जज, देखा नहीं है. हाउएवर यू गेट द आइडिया बैकग्राउंड में चल क्या रहा है. ठीक है, लिखिए आर्टिकल 124 क्लॉज 2, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. ठीक है, लिखिए while appointing the CJI, मतलब CJI, that is Chief Justice of India, while appointing the CJI, the President has consultations with such of the judges of Supreme Court and High Court as he may deem necessary. ठीक है, he may deem necessary को अंडरलाइन कर लो, as he may deem necessary. Next line, in case of appointment, next line पे लिखिएगा, in case of appointment of other judges, the president is required, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो mandatory, and required mandatory दोनों को अंडरलाइन कर लो. In case of appointment of other judges, the president is required to consult the CJI, though he may also consult such other judges of Supreme Court and High Court as he may deem necessary. Next line, for long, L-O-N-G, for long, the practice in India had been,
had been to appoint the, for long the practice in India had been to appoint the senior most judge of Supreme Court, as the CJI, as the Chief Justice of India. Full stop. Continue. In 1950s, 50 apostrophe S, in 1950s, the Law Commission said that a CJI should not only be an able and experienced judge, but also a competent administrator, ब्रैकेट में लिखिए merit and ability, bracket close, and therefore succession to the office should not be regulated by mere seniority. ठीक है, इसके बाद दो ये लिख लीजिए, 1973 ए एन रे, 1977 जस्टिस बेग. ठीक है, तो इससे क्या होगा, यू विल गेट द आइडिया एग्जैक्टली ये ब्रेक किया गया है. ठीक है, तो थिंक अबाउट इट कि शुड मेरिट बी द क्राइटेरिया और सीनियरिटी बी द क्राइटेरिया. एक बार सोचो इसको आप. लेट मी सी, कोई क्वेश्चन तो है. ठीक है, एक बार सोचिए इसको, एंड देन आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस आल्सो. मेरिट अकेला चलना चाहिए, मेरिट एंड मतलब सीनियरिटी के साथ मेरिट एंड एबिलिटी, या फिर सीनियरिटी दी ओनली क्राइटेरिया. देखो मैं बताता हूं, मेरिट एंड एबिलिटी हम चाहते हैं, हाउएवर सीनियरिटी क्राइटेरिया जो है वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, ना के बराबर होगा. करंटली द फाइट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो इंटरफेरेंस की तो बात है पूरी की पूरी. वी वुड सी, अभी तक हम लोग उसमें पहुंचे नहीं, वी हैव ओनली सीन एग्जैक्टली हो क्या रहा था. हाउएवर द प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड जज केस अभी कुछ मिनट में हम डिस्कस करेंगे. तो ओवरऑल व्यू क्या मैं बता रहा हूं, सीनियरिटी जो है क्राइटेरिया अच्छा है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं हो पाता है. अदरवाइज देखो, एग्जीक्यूटिव हमेशा चाहेगा, इट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जो इस लेवल का है जो सरकार को बहुत आराम से रोक सकता है. लेजिस्लेचर भी है जो एग्जीक्यूटिव को चेक रखना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है ना, जहां पे भी सिस्टम, जहां पे हमारा ऐसा सिस्टम होगा जहां एग्जीक्यूटिव्स आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, वहां पे लेजिस्लेचर थोड़ा वीक हो जाता है, थोड़ा सा. वी वुड सी, इसमें पार्लियामेंट में जब देखेंगे ना तो वी वुड हैव दिस डिस्कशन ओनली, सब साथ में डिस्कस हो जाएगा ये. तो इसको लिखते हैं, उसके बाद वील सी सर्टेन क्वेश्चंस जो कि पिछले टॉपिक के भी हैं. राइट ऑन नेक्स्ट लाइन पे, it appears to be best to adhere ADHERE to adhere to the convention of appointing the senior most judge as CJI, full stop. Continue. This will avoid any suspicion that
This will avoid any suspicion that the government seeks SEEKS, that the government seeks to tamper with the judiciary. Full stop. Continue. Also, when the government has discretion to appoint, the Chief Justice, comma, there is no guarantee that the best person for the post will always be appointed. Best person for the post will always be appointed, and that considerations other than merit will not come into play. Next line. 1979. Next line लिखिए. 1979 Law Commission stressed the importance of seniority principle. Next line. Appointment of junior judge invariably results in resignation of judge senior to him, and thus the country loses the service of able and experienced judges. ठीक है. तो हम देखें सर्टन क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए और क्लियर हो जाएगा. Sir, Article 4 says no constitutional amendment is required to addition or creation of states under Article 2 and 3. Why 34th, 35th constitutional amendment was done? बेटा एक तो पहले चेक करो 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम की है कि 35th एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. एक तो इसको चेक कीजिएगा 34th है कि 35th है कि 36th है. तो 35th एंड 36 हो सकता है, ये 34th एंड 35th. एक बार हम लोग वापस से देख लेंगे ताकि फिर से कंफ्यूजन नहीं हो. ठीक है, 35th एंड 36 भी हो सकता है. हाउएवर जस्ट आई एम सेइंग दैट 35th 1974 भी हो सकता है एंड 36 1975 भी. हाउएवर यू लुक इनटू दैट. Now the point is, your question says Article 4 says कि 2 और 3 में जो चेंजेस करेंगे उसमें जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की. बात तो सही है. बेटा ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप कुछ भी चेंज कर दो इसमें, संविधान इसमें कुछ चेंज करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा. सो एन आर्टिकल वाज एडेड 2A आपने ऐड किया है. You have added 2A and there was no category like associate state. ऐसी कोई कैटेगरी ही नहीं थी. हमारे पास तो 2 ही कैटेगरी थी, स्टेट्स एंड यूटी की. तीसरी कोई कैटेगरी ही नहीं है. सो यू एडेड 2A. नाउ आप ऐड 2A कर लो तो आपको तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए आपको. आप एडेड 3A कर लो, आप 1A कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 ही लगेगा. इनके थ्रू पावर से अगर आप कुछ करते तब नहीं लगता. बट आप टर्म कुछ भी चेंज कर लो, इवन कॉमा इसमें चेंज कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 ही लगेगा. ठीक है,
आई होप ये चीज क्लियर है. Sir, if the changes made under Article 2 and 3 is affecting any schedule or affecting any schedule, then will constitutional amendment be required? देखो बेटा, 2 and 3 के थ्रू जो चेंज किए गए हैं हमने, उसमें फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में चेंज हो रहा है. फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तो रहा है, हाउएवर नॉट अंडर 368. 2 and 3 जो है ये फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है. और कोई शेड्यूल टच करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 में लग जाएगा. बट 2 and 3 से जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, अग्रीड, कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स अगर जो आ रहे हैं उसमें भी नहीं लगेगा वो. यही तो आर्टिकल 4 बोलता है बेटा. दिस इज व्हाट आर्टिकल 4 सेज. देखो, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल. तो इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में जो चेंज होगा, एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर, अगर सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स में बाकी शेड्यूल में आएगा, बट आता नहीं है. सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स में बाकी शेड्यूल में है ही नहीं, पोर्शन आएगा ही नहीं वो. व्हेन यू लुक एट द शेड्यूल्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों नहीं आएगा में भी. ठीक है, तो क्योंकि शेड्यूल में यही जगह है जो स्टेट स्पेसिफिक होगा. बाकी तो यू वांट टू ऐड अप समथिंग इनटू फिफ्थ शेड्यूल में आप ऐड करोगे अलग सा, तो एक अलग प्रोविजन आएगा, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा ही आपको. अगर फिफ्थ शेड्यूल में देखो, फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल को देखते हैं हम लोग, तो इसको भी हम लोग देखेंगे 244 आर्टिकल में. वो भी गवर्नमेंट उसको पुट करती है कौन कौन से फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल में आएंगे. ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल में वो एक अलग तरीका होगा, उसको हम बाद में देखेंगे. अब मान के चलो मोटा मोटा बेटा, 2 and 3 जो फोर्थ आर्टिकल है वो बात स्पेसिफिकली जो बात कर रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट के है. कोई और शेड्यूल में वो टच नहीं कर रहा होता. ठीक है, हाउएवर अगर वो कर जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 लग जाएगा. बट अगर नॉर्मल लॉज वगैरह में चेंजेस करना है कोई चीजेस में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लगना चाहिए. हाँ, सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल मैटर हो गया कि बना रहे हो इसकी वजह से टच होगा, फिर नहीं होगा वो. ठीक है. So does President also consult the outgoing judge along with the other judges while selecting the new CJI? बेटा देखो, ये कंसल्टेशन जो है वो हम इस पे देखेंगे एग्जैक्टली कि हो कैसे रहा है अभी. ठीक है, कि न्यू सीजीआई के कॉन्टेक्स्ट में क्या पिक्चर होगी. सीनियरिटी ही चल रहा है, बट क्या होगा अभी देखेंगे. अभी आफ्टर दिस डिस्कशन ओनली वी विल गो इनटू दैट. ठीक है, सो वेट. So President had to consult the Supreme Court and High Court judges to appoint the CJI. Yes, but then as he deemed necessary, हो सकता है he may consult only the Supreme Court judges and not any of the High Court judge. Then why are we saying that Ian Ray and Justice Beg were put because they were in favor of the government? बेटा नहीं, आप समझो, एक है सीनियरिटी रूल चल रहा है. तो सीनियरिटी रूल की वजह से क्या हो रहा है कि जो सीनियर है वो बन रहे हैं. बट जो ये कंसल्टेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन है और मर्जी है, ये किसी से भी कंसल्ट करें. ये ओनली सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट कर लेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट से 3 हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट कर लेंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं. अब बात आती है क्या कंसल्टेशन बाइंडिंग है कि नहीं बाइंडिंग है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा आपका. हाउएवर कंसल्टेशन बाइंडिंग थी ही नहीं. पहले कंसल्टेशन थी बट बाइंडिंग नहीं थी. तो विद इन फ्यू मिनट्स थिंग्स वुड बी क्लियर. ठीक है, now we are going to discuss the first judge case, second judge case, third judge case and also the fourth judge case. ये सब 124 clause 2 के context में ही है discussion. Till the time I don't say 124 clause 2 is over, तब तक 124 clause 2 का ही discussion है. क्योंकि we would discuss the collegium system in this, we would discuss the NJAC, we would discuss the मतलब with NJAC we are discussing the article 124 capital A. ये सब 124 clause 2 का ही discussion है, because that is related to the appointment. वो पूरी controversy appointment की है. तो देखो क्या होता है शुरुआत में, मतलब होता है first judge case is it's related to कि discussion ये चल रहा है कि does consultation means concurrence. भाई CJI से consultation होगी. Does however consultation means concurrence. So in first judge case, Supreme Court says that consultation does not means concurrence.
सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स कंकरेंस। इसका मतलब लेट्स से प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द सीजीआई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, पूछते हैं क्योंकि बाकी तो सीनियरिटी से चल रहे हो रहे थे, बट वो भी कन्वेंशन ही था। हाउएवर प्रेसिडेंट ने पूछा सीजीआई से, बताओ ये अपॉइंटमेंट करने की नहीं करने। प्रेसिडेंट ने सीजीआई से पूछा कि शुड वी डू दिस काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स और नॉट, एंड सीजीआई बोलता नहीं इन 4 का मत करो, ठीक है, और इन 2 का कर दो। However, is it binding on the CJ president कि मना किया था 4 का मत करो 2 का कर दो। However, the president appoints all those 4 all those 4 people जिनका CJ ने मना किया था, and उन 2 को जिनको हाँ बोला था उनको किया नहीं। ये तो फाइट थी। तो in SP Gupta case, Supreme Court says consultation does not means concurrence। इसका मतलब है कि आप बात तो कर लो, However, what the other person replies, it is immaterial for you। जैसे होता है ना, बहुत बार ऐसे लोग पूछ लेते हैं, how are you? दूसरा बोले not fine, ये वो, दूसरा immaterial है, दूसरा fine thank you करके आगे बढ़ता रहता है। It is immaterial, the other person is not even concerned। वो ऐसी स्टेटमेंट वैसे पूछ रहे हैं, ये भी वही बात होगी। What's your opinion? They'll give the opinion, वो उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया उसको कि मेरे को कुछ कोई कंसर्न नहीं है इससे। So now this judgment gave एब्सोल्यूट पावर टू द एग्जीक्यूटिव। देखो प्रेसिडेंट के पास पावर मतलब एग्जीक्यूटिव के पास ही पावर है वो, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट द एग्जीक्यूटिव वुड से द प्रेसिडेंट हैज टू डू दोस थिंग्स। यही तो कंट्रोवर्सी अलग से आएगी, दैट इज द प्रेसिडेंट द रबर स्टैम्प। ये जुडिशरी खत्म होती है हम लोग वही देखेंगे। सो नाउ द पॉइंट कम्स इन दैट कि पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास चलेगी, मतलब एग्जीक्यूटिव के पास चलेगी, एंड जुडिशरी के पास 0 पावर होगी फॉर देयर ओन अपॉइंटमेंट। However, in second judge case, that is Supreme Court Advocates on Record Association case, इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, कंसल्टेशन इज ऑफ द नेचर ऑफ कंकरेंस। मतलब अगर जो भी कंसल्टेशन जो बोला है वो कंकरेंस होगा, मतलब जो बोला है वो करना ही पड़ेगा। However, they said कि अकेले नहीं, प्रेसिडेंट जो है सीजीआई से कंसल्ट करेंगे, सीजीआई और 2 जजेस से कंसल्ट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो कलीजियम का लुक आपको सेकंड जज केस से मिल जाएगा। फिर थर्ड जज केस आता है। थर्ड जज केस में बोला कि नहीं भाई, आप सीजीआई जो है ये 4 जजेस से कंसल्ट करेंगे, 4 सीनियर मोस्ट। मतलब अगर देखें तो ही वुड बी द सीजीआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जज जो इनके बाद होंगे। बाद में बोला थर्ड जज केस में नो, द 1 एंड द सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट। देखो प्रेसिडेंट इज नॉट कंसल्टिंग विद द कलीजियम, प्रेसिडेंट इज एक्चुअली कंसल्टिंग विद द सीजीआई ओनली। ये सीजीआई बाकी 4 से कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एस्पेक्ट था कि और भी जजेस, ताकि मतलब चेक्स एंड बैलेंस विद इन द जुडिशरी आल्सो वुड हैपन। एंड इट वाज सेड इवन इफ 2 जजेस गिव्स एन एडवर्स ओपिनियन, मान लो इनमें से 2 कोई भी गलत कोई बोल देते नहीं इस जज को मत भेजो आगे, तो उन जज के आगे फाइल मतलब रिकमेंडेशन नहीं जाएगी। तो अगर आप यहां देखेंगे सेकंड जज केस में, व्हेन द ओरिजिन ऑफ द कोलिजियन सिस्टम हैपेंड, दिस शोज कि और पूरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई, क्योंकि कंसल्टेशन इज ऑफ द नेचर ऑफ कंकरेंस। तो अब क्या हो गया, पहले तो था कंसल्टेशन इज नॉट ऑफ द नेचर ऑफ कंकरेंस, अब हो गया कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। तो पूरी पावर आ गई, अब एग्जीक्यूटिव के पास होगी डोमेन 0। तो अभी का जो फाइट है यही फाइट है। आप देखोगे अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने जो है उन्होंने लेटर लिखा हुआ है कि भाई सीजीआई को कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव तो डालो कलीजियम में। वील सी, थोड़ा कलीजियम को भी इश्यूज देखेंगे, वील लुक इनटू दैट। हाउएवर लिखिए आप, अभी लिखिए आप, राइट डाउन इन एसपी गुप्ता केस, इन एसपी गुप्ता केस, एसपी गुप्ता केस है 1982 का, ठीक है, 1982 एसपी गुप्ता केस, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए फर्स्ट जज केस, फर्स्ट जज केस, फर्स्ट जज केस, ब्रैकेट क्लोज, राइट डाउन। द कोर्ट हेल्ड दैट consultation is nothing but exchange of views
but exchange of views, and it cannot be considered as concurrence. Cannot be considered as concurrence. Next line, in Supreme Court advocate on record association case, in Supreme Court advocate on record association case 1993, Supreme Court advocate on record association case 1993, ब्रैकेट में लिखिए second judge case, bracket close. Supreme Court held that consultation is of the nature of concurrence. Consultation is of the nature of concurrence. Full stop. Continue. Means the advice given by CJI would be binding over the president, would be binding को underline कर लो, would be binding over the president, comma, however it is required for the CJI to take the opinion of two other senior most judges of the Supreme Court, ब्रैकेट में लिखिए 1+2 ठीक है। देखो ये जो केस है ना, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस, देखो क्या होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बार AOR भी लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में। सो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी पर्सन जो एक एडवोकेट बनते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर होता है वो एडवोकेट होता है, ठीक है। तो लॉयर और एडवोकेट में बेसिक फर्क क्या है, लॉयर हो गया जिन्होंने लॉ किया है, एंड एडवोकेट है जो बार काउंसिल में रजिस्टर होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। तो प्रैक्टिसिंग लॉयर इज एन एडवोकेट। हाउएवर लॉयर एंड एडवोकेट कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर उधर लिखा है एडवोकेट तो वो एडवोकेट ही काउंट होगा। अगर उसमें एग्जाम में लॉयर यूज कर दिया टर्म तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी पर्सन 4 साल तक एडवोकेट की प्रैक्टिस कर ले, मतलब 2020 में somebody becomes an advocate and let's say practice till 2024 as an advocate, तो वो 4 साल के बाद, मिनिमम है, मिनिमम होने के तो 10 साल भी हो जाए, मिनिमम 4 years की प्रैक्टिस के बाद 1 साल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर काम करे। मतलब देयर इज somebody else जो खुद एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन चुका है सुप्रीम कोर्ट का, उनके अंडर 1 साल काम कर ले। मतलब मोटा मोटा 5 साल तो कम से कम प्रैक्टिस होनी चाहिए। 4 years एज एन एडवोकेट एंड 1 year अंडर द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। देन दैट पर्सन बिकम्स एलिजिबल टू गिव एन एग्जाम कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर वो पास हो जाते हैं तो दे आर टर्म्ड एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मतलब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो जाते हैं। मतलब ये अच्छे एडवोकेट्स होते हैं ये। तो अगर कोई बोलते हैं कि आई एम एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इट मींस दैट द पर्सन हैज गॉट गुड एक्सपीरियंस, एंड फिर उनकी फी वगैरह भी हाई हो जाती है बिकॉज दे हैव पास द एग्जाम कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑल टुगेदर। तो ओवरऑल लिख लो आप नेक्स्ट लाइन पे ना, ब्रैकेट में लिखो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, राइट ऑन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए one has to practice for 4 years as an advocate
and then 1 year training, and then 1 year training under an advocate on record, under an advocate on record. ठीक है, फुल स्टॉप कीजिए. however still in the bracket continue, then has to pass the exam, conducted by the Supreme Court, then has to pass the exam conducted by the Supreme Court. ठीक है, मतलब ट्रेसेस ऑफ जो कलीजियम है, कलीजियम को अगर आप देखोगे ओवरऑल, इफ यू लुक एट दी कलीजियम, तो कलीजियम का ओरिजिन आपको सेकंड जज केस से मिलेगा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस. दैट इज व्हाट वी लुक एट कि 1+2 जो है ये आपको लुक जो है यहां से मिलेगा. हाउएवर करंटली ये कलीजियम फॉलो होता है. ठीक है, बट लिखिए नेक्स्ट लाइन पे, लिखिए आप नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, इन थर्ड जज केस, ब्रैकेट में लिखिए 1998 इसको आप लिखिए, ब्रैकेट में एक और चीज लिख लो, इसको लिखिए आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस केस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस केस लिख लो आप. देखो ये ना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस होता है, वी वुड सी इसको ना, ये डिस्कशन होगा 143 आर्टिकल का है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद टुमारो हो जाएगा, तो डे आफ्टर तो पक्का ही हो जाएगा. When we'll see the 143, then we'll get the idea कि what do you mean by presidential reference case. So ये जो थर्ड जज केस है, this is actually a presidential reference case. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस केस जो लिखा है ब्रैकेट में, उसके साइड में आप लिख सकते हो आर्टिकल 143, आर्टिकल 143. तो 143 का डिस्कशन आएगा, यू विल गेट द आइडिया एग्जैक्टली ये हुआ कैसे है ये. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, राइट डाउन. सुप्रीम कोर्ट सेड that CJI should consult a collegium, of four senior-most judges of Supreme Court, and even if two judges gives an adverse opinion, CJI should not send the recommendation. ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखिए 1+4. ठीक है, 1+4. ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का कलीजियम. ठीक है, नेक्स्ट एक सब हेडिंग लिखिए, कलीजियम फॉर हाई कोर्ट. देखो कलीजियम फॉर जो सुप्रीम कोर्ट है, हमने देखा कलीजियम फॉर सुप्रीम कोर्ट इज 1+4, ये अभी फॉलो हो रहा है. हर कलीजियम फॉर हाई कोर्ट अगर आप देखेंगे, देखो यू विल रीड पोस्ट द क्लास कि कलीजियम जो हाई कोर्ट में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है. आई हैव शोड, वी हैव डिस्कस्ड कलीजियम से पहले सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तरीके दिए हुए हैं. वी हैव डिस्कस्ड दैट, एंड द कलीजियम में क्या तरीका हुआ है 1+4, दैट इज करंटली. हाउएवर यू विल सी पोस्ट द क्लास कि हाई कोर्ट के लिए क्या अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन बनाया हुआ है. बट अभी मैं आपको सिर्फ कलीजियम बता रहा हूं. ठीक है, कि हाई कोर्ट का कलीजियम क्या है. हाई कोर्ट का तो अब लिखिए, मतलब कलीजियम फॉर हाई कोर्ट एक टॉपिक हो गया सब हेडिंग. उसके नीचे लिखिए फॉर अपॉइंटमेंट 1+2. फॉर अपॉइंटमेंट इज 1+2. तो मतलब हाई कोर्ट के जो कलीजियम है उनके जजेस का अपॉइंटमेंट है कलीजियम इज 1+2. एंड ये जो 1 है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI. ये जो 2 है
ये टू बी सीनियर मोस्ट जज, टू सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, ये हाई कोर्ट के नहीं हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट का कलीजियम जो है 1+2 आएगा, कलीजियम हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट का जजेस का, बट तीनों सुप्रीम कोर्ट के ही हैं, ठीक है। तो फॉर अपॉइंटमेंट 1+2 हो गया, एंड आई हैव टोल्ड यू ये CJI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नीचे लिखिए फॉर ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स भी तो ना होता है ना हाई कोर्ट के जज का यहां से वहां से, तो लिखिए फॉर ट्रांसफर्स, फॉर ट्रांसफर्स कलीजियम है 1+4+2, ट्रांसफर्स के लिए 1+4+2 है। तो देखो ये CJI है, ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, एंड दीज 2 आर द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसफर्स में यू विल सी द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। तो 1+2 1+, देखो कुछ बुक्स में ना ये गलत दिया हुआ है, इसको भी 1+4 ही किया हुआ है, सो दैट्स रॉन्ग। फ्यू ऑनलाइन सोर्सेज ऑल्सो आई हैव सीन समवेयर इट इज 1+4 दिया है अपॉइंटमेंट के लिए फॉर द हाई कोर्ट, नो इट्स 1+2 ओनली, ठीक है। सो वी गेट द बेसिक आइडिया। अब आपको लगा एग्जैक्टली करंटली हाई कोर्ट का भी कैसे हो रहा है। हाउएवर कलीजियम आ गया, कलीजियम के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। मेजर कंट्रोवर्सीज क्या है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इट्स ओरिजिन, मतलब संविधान में ये बात मेंशन ही नहीं है। कलीजियम जब लिखा ही नहीं है तो हाउ कैन द अपॉइंटमेंट बी डन ऑफ सच ए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो कि संविधान में कुछ और तरीका है। सो हाउ कैन दिस टोटल बी समथिंग जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। यही अभी फाइट चल रही है, ये अभी फाइट बढ़ेगी, देखना ये इज नॉट गोइंग टू सेटल, अभी चीजें कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। अच्छा देखो एक और मैं बात बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट का कलीजियम आपको 1+4 दिखता है, ठीक है। हाउएवर अब 1+5 हो जाएगा कलीजियम। अब ये व्यू आता है ये कैसे हो जाएगा, हाउ वुड दिस हैपन 1+5। देखो मैं बताता हूं, CJI हो गए फर्स्ट सीनियर मोस्ट, सेकंड सीनियर मोस्ट, थर्ड सीनियर मोस्ट, फोर्थ सीनियर मोस्ट, फिफ्थ सीनियर मोस्ट, सिक्स सीनियर मोस्ट, सेवन सीनियर मोस्ट, एट सीनियर मोस्ट। ये मोटा आपने देख लिया सारे जजेस हैं, मान लो हायरार्की है सीनियर मोस्ट की। ही इज द CJI, ये CJI रहेंगे। कलीजियम में ये होंगे बिकॉज 4 सीनियर मोस्ट जजेस दे वुड बी इन द कलीजियम। जब भी CJI जब जाएंगे, when he'll be going out, he has to be, government of India actually asked the CJI कि आपके बाद कौन CJI बनेंगे। So ये किसका नाम देंगे? After him, who is going to be the CJI? After him, he is going to be the CJI. ये CJI बनेंगे ये। अब कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई लॉजिकली तो इनको बनना चाहिए CJI, लॉजिकली राइट। However, the point is दिस CJI, करंट CJI का टेन्योर बहुत लंबा है, तो बाय द टाइम ही विल टर्न 65, तब तक ये भी रिटायर हो चुके होंगे, 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 ये भी रिटायर हो चुके होंगे। तो तब तक क्या होगा, जब ये रिटायर होंगे देन ये तब तक सेकंड सीनियर मोस्ट बन चुके होंगे, ये मतलब यहां पहुंच चुके होंगे। हाउएवर जब भी इनका नाम लिया जाएगा तब तक ये लोग ये सेकंड मोस्ट तक पहुंचा नहीं होंगे ये। तो क्या होगा, जिस दिन CJI आइडेंटिफाई हो जाता है दूसरा, हमें तो पता ही, सबको पता ही है जिनको सीनियर हायरार्की पता है कि ये बनेंगे, तो जैसे ही आइडेंटिफाई होता है उनको आप कलीजियम में ऐड कर देते हो आप, तो टेम्पररी कुछ टाइम के लिए 1+5 हो जाएगा हमारा कलीजियम टेम्पररी के लिए। तो बट डोंट थिंक कि ये होता है रेगुलरली, हाँ हुआ है पहले भी। However, if you see 1+5 का वो टेम्पररी पीरियड के लिए होंगे, एंड इफ द जजेस का टेन्योर, मान लो ये जज मतलब खुदा ना खास्ता इनकी कल डेथ हो जाए, मान लो गलती से, मान लो, ठीक है, नहीं होना चाहिए बट ऐसा कुछ, या रिजाइन कर दे, हाँ वो ज्यादा बेटर है, रिजाइन कर दे वो, तो यही CJI बनेंगे अगली बार, ये सीनियर मोस्ट हो जाएंगे ये। हाउएवर इफ एवरीथिंग गोज प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये CJI होने चाहिए, ठीक है। तो 1+5 वाला कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। आई होप नेक्स्ट कभी आप 1+5 देखें तो देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन, ठीक है।
Now, क्या क्वेरी सर, व्हाई दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द फर्स्ट एंड सेकंड जज केस? बेटा देखो क्या होता है, इंटरप्रिटेशंस की बात आती है। देखो एवरीवन हैज देयर ओन डिफरेंट एक्सपीरियंस, ऑल्सो सबके सेम चीजों को इंटरप्रेट करने के तरीके अलग होते हैं। अब बात होती है कि भाई कंसल्टेशन मीन्स, देखो कुछ ग्रे एरिया था, पता नहीं है कंसल्टेशन इस कंकरेंस के नहीं है कंकरेंस, तो था कि भाई पूछा तो है बट सुप्रीम कोर्ट में से अरे मैंने कुछ और बोला था, वो कुछ और कर रहे हैं। तो फ्यू जजेस हु गेव द फर्स्ट जज जजमेंट, जो फर्स्ट जज केस था, उसमें द मेजॉरिटी हैड थॉट कि भाई ये तो प्रेसिडेंट की मर्जी है, प्रेसिडेंट को कंसल्ट मर्जी उनकी है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है प्रेसिडेंट वुड डू द अपॉइंटमेंट, सो इट्स हिज कॉल, कंसल्टेशन इज नॉट ऑफ द नेचर ऑफ कंकरेंस। हाउएवर सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बहुत बढ़ सकता है। वी आर टेलिंग कि ये मत अपॉइंट करो, ये इनको अपॉइंट करो, वो अच्छे जज हैं, ये अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। आई एम जस्ट सेइंग बैकग्राउंड में ऐसा कुछ हो रहा होगा। सो दे माइट हैव फेल्ट दैट टू मेंटेन द ऑटोनोमी, देखो बिकॉज जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो आई चुकी थी, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है। तो दे माइट हैव फेल्ट दैट ओके, अब ए मेंटेन करना हमें बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ वी डोंट मेंटेन इंडिपेंडेंस देन बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो जाएगा, और इंडिपेंडेंस में हमें अपॉइंटमेंट में बहुत स्ट्रांग रोल होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सेकंड जज केस दो दिया। देखो बड़ा जजमेंट चेंज होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि अब नई कोई जजमेंट आ जाएगी, इतनी फास्ट नहीं होती, इट्स सच एन इंपॉर्टेंट जजमेंट। हाउएवर फायरिंग वगैरह आपस में मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का चलता रहे, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का होगा, अब और बढ़ेगा ये, क्योंकि करंट सीजीआई का बहुत बड़ा टेन्योर है। टेन्योर जब बड़ा है तो गवर्नमेंट के बहुत ऐसे केसेस हैं जो कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जजमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आएगी, एंड दे विल बी डिक्लेयरिंग दोज एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि आपने गलत काम किया हुआ है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो कंडीशंस आए, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव का फायर रेगुलर आता रहेगा टू द जुडिशरी, और ये बढ़ेगा। वी वुड सी, इसको और थोड़ा हम आगे देखेंगे, एनजेएसी का डिस्कशन देखेंगे, फिर पता लग जाएगा और चीजें क्लियर, ठीक है। Now, another question is, why do Supreme Court judges decide on transfer appointments of High Court judges and not the High Court judges? Is this an example of unitary bias? बेटा ये यूनिटरी, देखो ये है इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्टेक्स्ट, है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यूनिटरी बायस तो नहीं है, ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी का एस्पेक्ट आएगा ये, ठीक है। तो जुडिशरी सुप्रीम, देखो इसमें हाई कोर्ट में कलीजियम मतलब ट्रांसफर्स में क्या है कि अपॉइंटमेंट में तो क्या होता है कि वैसे मेमोरेंडम एक ऑफ प्रोसीजर एक होता है, हाई कोर्ट से ही नाम जा रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर ये उनमें से नाम ढूंढ रहे होते हैं, ये 1+2 फिर उनको देखेंगे। तो एक तरीका है, पहले हाई कोर्ट अपना देखेगा, दे विल सेंड द नेम टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट उनको चेक करेंगे, तो एक तरीका होता है। तो ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट हैज जीरो रोल, बट कलीजियम में कोई रोल नहीं है एंड यूनिटरी नहीं है, ये इंटीग्रेटेड फीचर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम रूल 1+2 फॉलोज इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट? बेटा हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये जो अपॉइंटमेंट्स है, हाई कोर्ट में भी सीनियर आदमी बन जाता है, इनको सीनियर को बनाया जाता है, ये लोग सीनियर ही बनाते हैं, बिकॉज हायरार्की इज वेरी स्ट्रांग इन जुडिशरी, तो वो हायरार्की मेंटेन करके रखते हैं। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो होंगे ये सब प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। देखो कलीजियम, डोंट यूज द अपॉइंटमेंट इज डन बाय द कलीजियम, प्रैक्टिकली अपॉइंटमेंट कलीजियम की थ्रू हो रहा है, क्योंकि वॉट एवर नेम दे आर गिविंग वही हो रहे हैं। हाउएवर यू कांट से अपॉइंटमेंट इज डन बाय द कलीजियम, कलीजियम अपॉइंटमेंट नहीं करता है, क्योंकि कलीजियम में क्लियर कट प्रेसिडेंट साहब डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से, बाकी वो अपने आप वो सीजीआई आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ तो आई वाज सेइंग दैट कलीजियम की अपनी खुद की प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम्स है। एक तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इट्स ओरिजिन है कि संविधान को पता नहीं है, मतलब खुद ही कुछ नया चीज ऐड कर दिया है। ऑल्सो नेपोटिज्म के एलिगेशंस है, फेवरेटिज्म के एलिगेशंस है। आप देखेंगे करंट सीजीआई जो है, इनके फादर को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। तो ऐसे रहे हैं कि देखो इस कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जस्ट बिकॉज समबडीज फादर वाज आल्सो अ सुप्रीम कोर्ट जज, कुड हैव बीन अ सीजीआई आल्सो, तो वो नेपोटिज्म ही हुआ है। देयर आर पीपल हु वुड कंटिन्यू इन द सेम फील्ड, उनकी फैमिली में ही सेम होता, मतलब दे विल हैव डॉक्टर्स ऑल टुगेदर,
हमेशा डॉक्टर्स में रहेंगे. देयर आर पीपल जो एडवोकेट्स में मतलब दे फील दैट वी शुड गो इन दिस डोमेन. जैसे वंस यू विल रीड द मॉडर्न हिस्ट्री यू विल फाइंड दैट द सोल्जर्स के लिए जो फाइट कर रहे थे, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था म्यूटिनी के बाद, सो यू विल फाइंड दैट थ्री एडवोकेट्स हैड फॉट देयर केस. नेहरू, काटजू, सापरू. तीन नेम बहुत फेमस नेम है, तीनों बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है. तो ये जो काटजू साहब हैं, इनके जो बेटे थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, मरकंडे काटजू. तो द पॉइंट इज हिज फादर वाज अ वेरी फेमस एडवोकेट एंड ही आल्सो बिकेम एन एडवोकेट एंड फाइनली बिकेम अ सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, उनकी कुछ जजेस में बहुत फेमस भी हुई हैं और वो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो मीडिया में रहते हैं वो. तो एलिगेशन बट आती तो है कि कुछ फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म हो रहा है. कैसे डिस्कस हो रहा है नाम पता नहीं लगता, हमें बताया नहीं जाता व्हाई अ जज हैज नॉट बीन सिलेक्टेड, या उसका नाम क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया है. तो कुछ इश्यूज तो ये कंटिन्यूसली रहते हैं. वी विल सी द क्वालिफिकेशन. एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट गॉन इनटू द क्वालिफिकेशन, वो 124 क्लॉज 3 का एस्पेक्ट है. हाउएवर द पॉइंट इज ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है कलीजियम का. तो कलीजियम में ट्रांसपेरेंसी मेजर इशू है और सो ऑल्सो ना अकाउंटेबिलिटी का भी एस्पेक्ट है. देखो, आई अपॉइंटिंग माई सेल्फ, मी अपॉइंटिंग माई सेल्फ, सुप्रीम कोर्ट खुद ही को अपॉइंट, मतलब जजेस खुद ही को अपॉइंट कर रहे होते हैं. सेकंड ARC जो है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इन्होंने बोला है कि परहैप्स इंडियन जुडिशरी अकेली ऐसी जुडिशरी है जो खुद ही को अपॉइंट कर रही है, मतलब मी अपॉइंटिंग माई सेल्फ. तो ये भी सही तरीका नहीं होता. ऑल्सो बहुत टाइम कंज्यूम होता है लोग इनका, जजेस का बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में. आप सोचो ना 33+1 तो यही हो गए खुद ही. वैकेंसी हमेशा रहेगी सुप्रीम कोर्ट में. हाई कोर्ट के आप देख लो, हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट भी है, ट्रांसफर्स भी है. सो देव गॉट सो मच ऑफ वर्क, सो मेनी केसेस आर पेंडिंग. कितना ज्यादा लोड होगा इनके ऊपर, इसलिए तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है. हाई कोर्ट में 1/3 से ज्यादा वैकेंसी है. एंड वैकेंसी अभी पार्लियामेंट में बोला गया है वैकेंसी नहीं भर पाएगी ठीक से जब तक ये कलीजियम का इशू सॉर्ट आउट नहीं होगा. मतलब ये डायरेक्टली थ्रेट है कि जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे तब तक अपॉइंटमेंट डिले रहेगा ये. तो इसलिए मतलब ये लास्ट 1-2 महीने से ज्यादा चल रहा है. यू विल सी वाइस प्रेसिडेंट वुड स्पीक अबाउट इट, यू विल सी द मेंबर्स इन द लोकसभा और द राज्यसभा दे विल स्पीक, और लॉ मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो ये बात करेंगे ही करेंगे. तो दैट इज टू मेक द जुडिशरी कि भाई आप हमें करवाओ इंट्रोड्यूस इन दी अपॉइंटमेंट प्रोसेस, हमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए हमारा. तो ये कंट्रोवर्सी बढ़ेगी. और ठीक है, दैट्स द रीजन आई हैड पिक्ड अप द जुडिशरी आल्सो टॉपिक, सो दैट यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हो क्या रहा है, व्हाई वी हैव लेस जजेस, ये वैकेंसी भर क्यों नहीं रही है. ये कोई टाइम लिमिट नहीं है. ये जो कलीजियम ने नाम भेज दिए आगे, अब प्रेसिडेंट पे टाइम लिमिट नहीं है ये कि कब अपॉइंटमेंट होगा इनका. प्रेसिडेंट में नॉट, लेट्स से जुडिशरी सेंड्स 10 नेम्स, 10 नाम भेज दिए आगे, तो 10 में से 2 अपॉइंट कर दिए सुप्रीम प्रेसिडेंट ने, बाकी 8 नहीं किए. दी जुडिशरी वुड आस्क कि भाई कुछ टाइम के बाद कि भाई क्या हो गया, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ. बोलेंगे कर रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू इट. उनका बैकग्राउंड चेक हो रहा है. बैकग्राउंड चेक होने में कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट बिकॉज समबडी इज हाई कोर्ट जज इट डजंट मीन दैट देयर बैकग्राउंड कैन नॉट बी चेक. बैकग्राउंड चेक होता है इवन व्हेन यू विल बिकम द IAS ऑफिसर. पहला तो चेक हो गया. इवन व्हेन यू आर एन IAS ऑफिसर आफ्टर लॉट ऑफ years you have been given such an important, बहुत कोई important कोई ऐसी पोस्ट है तो भी बैकग्राउंड चेक होता है, किया जाता है, and that's good. So क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलेगी अब IB चेक कर रही है, बैकग्राउंड चेक कर रही है, फाइल्स को टाइम लग रहा है आने में. इवन अगर वो भी हो जाए तो भी बोलेंगे कर रहे हैं. By the time they'll get retired because age is 65, High Court is 62. So by the time appointment का time आएगा, if they don't want a judge to be appointed as a High Court judge or a Supreme Court judge, वो delay कर लेंगे. बहुत बार क्या होता है, those judges पहले पता होता है government wants to have the judiciary under their control because judiciary रोक सकती है सरकार के सारे एक्शन को जो कि गलत होंगे, जो मतलब जो गलत एक्शन है. I'm saying judiciary does not touch the regular work. It only touches the unconstitutional work. तो अब क्या हो गया कि मान लो अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि मेरे पहचान के लोग अगर आ जाएंगे तो माई वर्क विल कंटिन्यू इवन इफ आई डू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच मे बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड. हाउएवर इफ हैव जजेस आर देयर जो कि मेरे ओपिनियन के बैठे हैं, वो इसको ठहरा देंगे राइट, एंड माई वर्क विल कंटिन्यू. कोई मुझे दिक्कत ही नहीं आने वाली है. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और जिस दिन अगर ऐसा हो जाए
तो आप समझो डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ बाहर दिखेगी डेमोक्रेसी, रियलिटी नहीं होगी वो। जस्ट बिकॉज इलेक्शन होता है डज नॉट मीन्स डेमोक्रेसी चलती है वहां पे। सिर्फ इलेक्शन से नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन शुड फंक्शन ऑटोनॉमिकली और इंडिपेंडेंट चलने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। On a second judge case means case of appointment of second CJ। नहीं बेटा, ये जो सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, ये फेमसली इनको बोला जाता है फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस। सेकंड जज केस डज नॉट मीन्स 2 CJ है, थर्ड जज केस डज नॉट मीन्स 3 CJ है, ये सेकंड जज केस है। तो कभी आएगा कि सेकंड जज केस, तो पता होगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस की बात हो रही है, ये फेमसली इनको बोल दिया जाता है। थर्ड जज केस ओके, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस 1998 का कॉन्टेक्स्ट है, ये उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, मतलब दिस हैज नथिंग टू विद कि नंबर ऑफ जजेस की इसमें इतने जज होंगे इसमें। हाँ, सेकंड जज केस में कलीजियम इज 1+2 एंड द थर्ड जज केस इज 1+4, ठीक है। सो इन जनरल बेटा ये चीजें हैं। टुमारो, कल हम कलीजियम के लिखेंगे एंड विल कंटिन्यू 124 में, हम बाकी आर्टिकल को भी कल देखेंगे हम लोग। सो विल कैच अप टुमारो एंड ठीक है। जो क्वेरीज अगर आप लोग जो भी लिखेंगे थोड़ी देर बाद में याद आएगा तो वो आप वापिस कल उसमें टेक्स्ट में डाल सकते हैं, इसमें आ जाएगा, मतलब यू कैन सेंड इट टू इन दी एरिया एंड इट विल कम टू मी, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।